जो जमीन तेल की शक्ल में नोट उगलता है, जहां पैसा पानी की तरह बहता है। बदनसीबी तो देखिए कि वहां के लोग पीने लायक पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। यहाँ ना तो कोई झरना है, ना कोई चश्मा और ना ही कोई नदी। बारिश के नाम पर इस बंजर रेगिस्तानी जमीन पर कभी कभार कुछ बूंदें बरस जाए तो मानो पूरा शहर खिलखिला उठता है। लेकिन साइंस की तरक्की ने आज इंसानों को इस काबिल बना दिया है कि वो कुदरत को भी चैलेंज करने लगे। तभी तो दुबई अपने यहाँ पानी की कमी को पूरा करने के लिए नकली बारिश तक करवा देता है और इसके लिए दुबई क्लाउड सीडिंग नाम की एक आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। वैसे अमेरिका वियतनाम के खिलाफ जंग में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर चुका है और हो सकता है कि चीन आने वाले वक्त में इस आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे देश भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, भारत पर मंडराने वाले खतरे की बात करें उससे पहले आपको क्लाउड सीडिंग टेक्निक की पूरी ABCD समझा देते हैं। दरअसल अमेरिकी साइंटिस्ट विल्सन शेफर्ड ने साल 1946 में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का केमिकल कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। ऐसा करने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जमीन से भी स्पेशल किस्म के जनरेटर्स की मदद से केमिकल्स को बादलों में भेजा जाता है। अब जब ये रासायनिक कंपाउंड बादलों में जाता है तो फिर ये वहां मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल देता है, जिससे बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों को आर्टिफिशियल रेन के लिए फोर्स करती है। ये भी जान लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दशकों से काफी सक्सेसफुली किया भी जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि दुबई आखिर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किस तरह से करता है। दरअसल दुबई सरकार ने हजर माउंटेन्स में हत्ता नाम का एक डैम बनाया हुआ है। जब समंदर से उठने वाले बादल हजर माउंटेन्स में जाते हैं तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग करता है और जब क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों पर बारिश होती है तो बारिश का वो पानी पहाड़ों से नीचे बहते हुए समंदर में जाने के बजाय इसी हत्ता डैम के अंदर जमा हो जाता है। फिर इस जमे हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। देखिए, दुबई के पास नमकीन पानी का बड़ा समंदर भी है, जिसके पानी को पीने लायक बनाने के लिए वहां कई बड़े बड़े डिस्टिलेशन प्लांट्स भी लगाए गए हैं। लेकिन इन प्लांट्स में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा 4500 रुपए के आसपास आता है। वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से ये काम सिर्फ 75 से 70 रुपए में हो जाता है। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से दुबई अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतजाम कर लेता है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्लाउड सीडिंग यूं तो एक बहुत ही मददगार टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुनिया के और भी कई हिस्सों में अच्छे कामों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1955 से 1975 के बीच लड़े गए वियतनाम वॉर में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल एक खतरनाक वेपन के तौर पर किया था। दरअसल अमेरिका के जंगी विमान हर साल मॉनसून के सीजन में वियतनाम के बादलों में चुपके चुपके क्लाउड सीडिंग करते थे, जिससे वहां पर ताबड़तोड़ बारिश हो जाया करती थी और इसी वजह से भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड्स जैसी मुसीबतें भी बढ़ जाती थी। अक्सर पहाड़ों से होकर गुजरने वाले सारे रास्ते जाम हो जाते थे। इसका असर वियतनाम की मिलिट्री सप्लाई पर पड़ता था, जो अक्सर पूरी तरह से ठप पड़ जाती थी। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोपाई नाम दिया था। अब यूं तो अमेरिका इस हथियार से निशाना सिर्फ वियतनाम की फौज को ही बनाना चाहता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे। इसलिए साल 1976 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन नाम की एक संधि बनाई गई थी, जिसमें कि यह तय किया गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध के दौरान इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस संधि पर कुल 78 देशों ने साइन भी किया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के नाम शामिल हैं। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल की तरफ कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी भारत के लिए नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है। कैसे इसकी मदद से हमारा पड़ोसी चालबाज चीन भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए हमें चीन से जुड़ा एक बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। एक हिस्सा साल 2008 से जुड़ा है। लंबी जद्दोजहद के बाद चीन साल 2008 में होने वाले समर ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने में कामयाब हो चुका था। यह भी जान लीजिए कि जिस चीन को आज पूरी दुनिया जानती है, वो चीन 2008 से पहले दुनिया के लिए एक पहेली से ज्यादा कुछ नहीं था। दुनिया उसकी ताकत से अनजान थी। चीन ने भी जैसे ठान रखा था कि ओलंपिक्स के जरिए वो अचानक से पूरी दुनिया पर छा जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ओलंपिक्स का जैसा आयोजन चीन ने 2008 में किया, वैसा ओलंपिक्स के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। दरअसल चीन ने सारी तैयारी कर रखी थी। बीजिंग के नए नवेले बर्ड नेस्ट स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका था। दुनिया भर के एथलीट्स बीजिंग में कदम रख चुके थे। ओपनिंग सेरेमनी के लिए बर्ड नेस्ट स्टेडियम में आतिशबाजी का ऐसा इंतजाम किया गया था जिसे देखकर पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाने वाली थी। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी से ठीक 2 दिन पहले चीन के अधिकारियों को ऐसी खबर मिली जिससे उनके माथे पर बल पड़ गए। क्या थी यह खबर? यह खबर थी जोरदार बारिश की, जो 2 दिनों बाद बीजिंग में होने वाली थी। मौसम विभाग ने आगाह कर दिया था कि ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन बीजिंग का आसमान घने काले बादलों से ढक जाएगा और फिर जोरदार बारिश होगी। अब चीन को अपने सालों के सपने पर पानी फिरता नजर आने लगा, क्योंकि बारिश में कैसी आतिशबाजी होगी, कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि बारिश में ट्रैफिक जाम की समस्या सिर्फ भारत में थोड़ी ना होती। खैर, चीन ने 24 घंटे के भीतर इसका हल ढूंढ लिया। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन चीन ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बीजिंग के ऊपर बरसने वाले बादलों को बीजिंग के बाहर ही बरसा दिया। अब आते हैं करंट सिनारियों पर। दरअसल चीन का ये कहना है कि वो वेदर मॉडिफिकेशन की ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने पर काम कर रहा है जिससे कि साल 2025 तक वो अपने 1/3 देश के मौसम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। इस टेक्नोलॉजी को लेकर चीन इतना ज्यादा सीरियस है कि सिर्फ रिसर्च पर ही वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर चीन अपने इस प्रोग्राम में कामयाब हो जाता है तो उसके वेदर कंट्रोल करने का नेगेटिव इफेक्ट हमारे देश पर भी पड़ेगा। खासतौर से कश्मीर और लद्दाख जैसे कई सारे इलाके इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा आशंका तो ये भी है कि अगर चीन के हाथ में मौसम का इतना कंट्रोल आ गया तो फिर भारत के जो हिस्से चीन के बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां पर चीन अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकता है या फिर रुकवा भी सकता है। बीते कुछ समय से चीन के साथ हमारी अदावत कैसी है ये किसी से नहीं छिपा है। अपने बढ़ती ताकत के नशे में चूर चीन किस हद तक गिर सकता है ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश देख रहे हैं। इसलिए भारत के लिए सिर उठा रहे इस खतरे को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ भारत ही क्यों, यह खतरा तो शायद पूरी पृथ्वी पर ही मंडरा रहा है, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ अब उस पॉइंट तक पहुंच चुका है जहां प्रकृति भी अपने साथ हो रही नाइंसाफी का बदला लेने पर उतारू हो गई है। तो दोस्तों, हमें समझना होगा कि नेचर अपने हिसाब से और एक पैटर्न के तहत काम करती है। अगर हम उसमें इंटरफियर करना शुरू कर दें, हम अपनी दखलंदाजी शुरू कर दें, तो उसके बाद जो हाल होगा इस पृथ्वी का और खुद मानव जाति का, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इंसान इतने ताकतवर नहीं कि नेचर का मुकाबला कर सकें, नेचर को पछाड़ सकें। इंसान ने जब जब भगवान बनने की कोशिश की है तब तक तबाही आई है और अब भी आएगी अगर इंसान यानी कि हम नहीं रुके तो। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर करें ताकि जो लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान नेचर से भी ऊपर जा सकता है उन्हें बात समझ में आ जाए कि विज्ञान तो बढ़ सकता है, लेकिन विज्ञान को काबू करने वाले इंसान की मति क्या हमेशा ही भ्रष्ट नहीं होगी? अगर भ्रष्ट हो गई तो क्या होगा? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में और वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।